संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ गया। सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा और बाद में तो पूरे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को उठाया जा रहा था और उस पर बहस की मांग हो रही थी। विपक्ष के तर्कस में इसके साथ ही कई सारे और भी तीर हैं। तो वहीं सरकार ने लगभग 14 बिलों को सदन में पेश करने की तैयारी की है, जिसमें से कई सारे बिल हंगामे के बीच ही पेश किए गए। सरकार के सामने चुनौती है कि पहले से लंबित बिल और जो नए 14 बिल आए हैं उसे पास कराया जाए। तो वहीं विपक्ष अड़ा है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो लोग सदन में ऐसे ही अपनी बात रखते रहेंगे, यानी हंगामा होता रहेगा। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी पहले दिन ही देखने को मिली। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर विपक्ष ऐसे ही हंगामा करता रहा तो सरकार जिस बिल को लाने की तैयारी की है और जो बिल सदन के पटल पर पेश हुए हैं उसका क्या असर होगा। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने एक नया बिल सदन के अंदर पेश किया है। लोकसभा में बिल को पेश किया गया है। हेल्थ सिक्योरिटीज नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, यानी पान, गुटखा, तंबाकू उत्पादों पर अब सरकार की पैनी निगाह है और सरकार इसके ऊपर अतिरिक्त कर लगाने के लिए, यानी सेस लगाने के लिए बिल को सदन में पेश किया है। उससे जो संसाधन इकट्ठा होंगे वो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए दे दिए जाएंगे। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में है और उत्पाद के हिसाब से सेस लगाया जाएगा। यानी जो कंपनी जितना उत्पादन करती है, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, तंबाकू हो या उससे संबंधित कोई भी आइटम, जो कंपनी जितना उत्पादन करेगा उसी हिसाब से सेस लगाया जाएगा। तो सरकार ने एक बिल्कुल नया और नायाब तरीका ये अपनाया है कि हेल्थ की सुरक्षा भी हो जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि पान मसाला, गुटखा से कई सारी बीमारियां हो रही हैं और लगातार ये मुद्दा भी बन रहा है। तो सरकार ने स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को एक साथ जोड़ते हुए लोकसभा में बिल को पेश कर दिया है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज मुख्यमंत्री आवास पर सरकार और संघ की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य मौजूद रहे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सह कार्यवाहक अरुण जी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। उसके साथ ही बीएल संतोष के साथ जो धर्मपाल हैं, जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं, वो भी पहुंचे। मकसद ये है कि बैठक में ये तय किया जाए कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो या उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने, उसमें पार्टी किस पैटर्न पर काम करेगी और इसके साथ ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी मंथन होगा। यही नहीं, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पार्टी की क्या रणनीति होगी, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और यही वजह है कि संघ के बड़े पदाधिकारी के साथ सरकार के लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। इस बैठक को वैसे तो कहा जाता है कि संघ और सरकार के बीच में समन्वय बैठक है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और इसके साथ ये भी तय होता है कि संघ और सरकार में किस तरह से समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और मुख्यमंत्री आवास पर ये तय किया जाना था कि अब उत्तर प्रदेश का नया जो प्रदेश अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो कौन होगा और भाजपा की नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब 27 में भी चुनाव है और उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं। लखनऊ से उदय राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। एनआईए की टीम लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। बात अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जाए तो डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करी, जिसमें 6 घंटे तक लगातार डॉक्टर शाहीन के पिता और
भाई से पूछताछ की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के 8 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर यूपीएटीएस और एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। आज सुबह भी ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि सहारनपुर, देवबंद और रामपुर, मुरादाबाद के साथ साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में और नैनीताल में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। हालांकि एनआईए लगातार जांच कर रही है, एक एक बिंदु पर जांच करती हुई नजर आ रही है। एनआईए के हाथ तमाम जो सबूत लग रहे हैं, जो साक्ष्य लग रहे हैं, उनसे रोज़ एक नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी लगातार जारी है और अब कुछ ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से एनआईए के पास और कुछ साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, या फिर जो लगातार छापेमारी की जा रही है उन छापेमारियों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या क्या सबूत एनआईए अपने साथ इन छापेमारी में, जहां पर डॉक्टर आदिल के घर पर, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर और डॉक्टर शाहीन के घर पर आज एनआईए ने छापेमारी की है, वहाँ से क्या कुछ साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं। देखना होगा आने वाले समय में जो जांच है वो किस दिशा की ओर जाती है, कहां कहां तक तार जुड़े हैं, इनका खुलासा होता है और एनआईए के हाथ कितनी बड़ी सफलता लगती हुई नजर आती है, ताकि आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाए कि जो छापेमारी की जा रही है उसका कितना असर इस जांच में देखने को मिल सकता है और क्या कुछ निकल के जांच में सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून का सफ़र तय कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जो आज पब्लिक के लिए खोल दिया है। ट्रायल बेस पर इसको खोला गया और तमाम जो गाड़ियाँ हैं अब फनाटा भरती हुई इस रोड पर दिखाई दे रही हैं। बनकर तैयार हो चुका था लेकिन खोला नहीं गया था। 210 किलोमीटर लंबे इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो सहारनपुर से होते हुए ये जाएगा और इसकी लागत तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। 210 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और जो सफ़र पहले 6.5 घंटे में तय किया करते थे वो सफ़र अब महज 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। तो देहरादून और दिल्ली की दूरी जो है वो इस एक्सप्रेसवे से कम हो गई है। अभी तक की अगर बात की जाए तो मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए देहरादून जाना हुआ करता था जिसमें 6 से 6.5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब अक्षरधाम से सीधे आप देहरादून तक का सफ़र तय कर सकते हैं और गाड़ियाँ आराम से फनाटा भरती हुई इस एक्सप्रेसवे से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है केंद्र सरकार की और इसको लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बुन रही है उसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का एक बड़ा जो महत्वाकांक्षी कदम है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है। फिलहाल आज से इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आने वाले दिनों में इसके उद्घाटन की औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट दिल्ली। कोड इन कफ सिरप को लेकर के कार्रवाई जारी है। अब तक 6 जिलों को लेकर के 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और लगभग 98 ऐसे फर्म हैं जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लगातार जिस तरीके से जांच हो रही है कोड इन कफ सिरप को लेकर के, उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। बात भदोही की हो, जौनपुर की हो, बनारस की हो या सोनभद्र की, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब तक सबसे ज़्यादा फर्जी लाइसेंस मिले हैं, फर्जी फर्मों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और कोड इन कफ सिरप के नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इन्हीं 4 जिलों के नाम भी आ रहे हैं। जांच चल रही है और स्वास्थ्य विभाग के खास तौर पे फूड एंड ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये निर्देश जारी किया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोड इन कफ सिरप और कोई भी कफ सिरप होगा वो नहीं दिया जाएगा। काशी तमिल संगम का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन नमो घाट पर होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल मौजूद रहेंगे। लगातार 4 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है और जिस साल इस आयोजन की शुरुआत थी खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुँचे थे और इस आयोजन के जरिए काशी और तमिलनाडु में जो संबंध है उसे दर्शाया जाता है। 15 दिनों तक तमिलनाडु से विभिन्न दल काशी आएंगे, जो कि न सिर्फ गंगा घाट बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विभिन्न पर्यटक स्थल जाएंगे और दोनों ही जगह की जो संस्कृतियां हैं उसको किस तरीके से एक दूसरे को आदान प्रदान करें, एक दूसरे किस तरीके से उसको समझे, इस पर
खास जोर रहेगा। और वहीं काशी से भी जो दल है वो तमिलनाडु जाएगा और वहाँ की संस्कृति को भी समझेगा। बहुत सारी समानताएं हैं जो काशी और तमिलनाडु को एक करती है। दोनों ही अति प्राचीन है और इस काशी तमिल संगम के जरिए किस तरीके से एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे को संस्कृति को समझकर आगे बढ़ पाए, यही एक कोशिश है जिसकी शुरुआत वाराणसी के नमो घाट से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास अब एडवेंचर के लिए, आपके बच्चों के घूमने के लिए एक ऐसी जगह बनकर तैयार हो गई है जिन जगहों पर घूमने के लिए आपको पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ता है। जंगल थ्रिल नाम से बने इस पार्क की तस्वीर में आपको दिखाएंगे, इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। इसके आसपास आप देखिए जो ये जानवर बनाए गए हैं ये वेस्ट से बनाए गए हैं। वेस्ट सामान को यूज करके तकरीबन 650 के आसपास ऐसी आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। बच्चों के घूमने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इसके आसपास की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊँगा। तमाम जो जंगल है, इस जंगल के पास कितनी चीज़ें हैं। गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरीके का माहौल आपको कहीं भी किसी जंगल में जाकर देखने को मिलता है, उसी तरीके से जो जंगली जानवर हैं उन सब के कलाकृति बनाने के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरीके से जो चीज़ें हैं घूमने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रखे गए हैं। और महामाया फिर यहाँ पर आपको स्पीकर के माध्यम से चिड़ियाओं की चहचहाट देखने को मिलेगी, जंगल देखने को मिलेगा, तमाम जो जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। और उनके बारे में बताने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। जिस तरीके का साइन बोर्ड है आप देख सकते हैं, जिस घोड़े की फ़ोटो लगाई गई है उस घोड़े के बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए, जैसे कोनिक घोड़ा यूरोपियन जंगलों के घोड़ा है, ये प्राचीन नस्ल का घोड़ा है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएं तो हिरन यहाँ पर लगाए गए हैं। पेड़ों के ऊपर स्पीकर लगाकर ओरिजिनल चिड़ियाँ भी यहाँ पर हैं और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ साथ यहाँ पर आपको जो शेर है उसकी दहाड़ भी बीच बीच में सुनने को मिलती है। गेमिंग के भी कई जोन यहाँ पर बनाए गए हैं। एक पूरा दिन आराम से पिकनिक के तौर पर महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर 95 में ये बनकर पार्क तैयार हो गया और इसके बारे में तमाम जो जानकारी हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो फिलहाल आज से इस पार्क को शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। राजधानी दिल्ली में जल्द ही लोगों को क्रूज पर सफर करने का मौका मिलने वाला है। दिल्ली सरकार जल्द ही सोना विहार से जगतपुरी तक यमुना क्रूज सेवा जो है वो शुरू करने वाली है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यमुना से लोगों को जोड़ने के लिए ये सेवा शुरू की जानी है। इससे पहले हम आपको तैयारियां दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है फिलहाल चल रही हैं। इस समय मैं सोनिया विहार पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये एक जेटी जो है वो तैयार कर ली गई है। यहाँ से आप शुरू करते हैं अपना सफ़र और उसके बाद इस जेटी में पहुँचते हैं। अगर हम बात करें तो ये जेटी में जो कुल कैपेसिटी है वो लगभग 40 से 45 लोगों की है। इस बड़े एरिया में इस जेटी को बनाया गया। इस तरीके से 2 जेटी जो है शुरुआती तौर पर तैयार किए जाएंगे जिसमें कुल मिलाकर 90 के आसपास लोग जो हैं वो सफ़र कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सोनिया विहार पुष्ता से जगतपुरी शनि मंदिर तक ये सेवा जो है वो शुरू रहेगी। यानी कि यमुना का करीब 8 से 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहाँ पर क्रूज का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ आप तस्वीरें देखिए इस पूरे ट्रैक को, यानी कि जो ये पूरा सोनिया विहार से वजीराबाद होते हुए जगतपुरी तक जो ये पूरा सफ़र है, यहाँ तक की पूरी यमुना को जल्द से जल्द साफ किया जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से। लगभग 2 से 3 महीने का इंतजार और उसके बाद जो है ये पूरी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। क्रूज सेवा का लुत्फ जो है वो फरवरी से उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, दिल्ली। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कार्यालय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है, लेकिन अब बड़ा कार्यालय बनाया जाएगा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये जिया मऊ का इलाका है और यहाँ पर करीब प्रदेश कार्यालय 200 करोड़ की लागत से जिया मऊ के क्षेत्र में 58,000 वर्ग फुट में बनेगा। भवन का नक्शा डिज़ाइन दिल्ली से तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्माण समिति की बैठक हुई है। केंद्रीय कार्यालय से स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू होगा। नए भवन में 5 मीटिंग हॉल, 1000 की क्षमता वाला प्रेक्षागृह, पुस्तकालय भी होगा। ये तमाम सुख सुविधाओं से लैस और बेहतर कार्यालय आज कल के तमाम उन टेक्नोलॉजी से भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय इसी ज़मीन पर LDA की बताया जा रहा है कि चिन्हित किया गया है, जहां पर आने वाले दिनों में केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद
यहाँ पर इसका काम शुरू होगा और आप देख पा रहे हैं कि तमाम वॉर जोन से निपटने के लिए वॉर जोन उसमें बनाए जाएंगे, बड़े बड़े प्रेक्षागृह बनाए जाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो भव्य कार्यालय और हाईटेक होने के साथ साथ हर तरह की सुविधाएं उसमें मौजूद रहें, ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। और एक कार्यालय इसी जीएमओ के क्षेत्र में बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद इसका काम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अयोध्या में एक नई मांग उठी है और ये मांग उठाई है यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं उन्होंने, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि अयोध्या में जो मुगल कालीन जो प्रतीक चिन्ह हैं अब उनको हटाने की जरूरत है। देखा जाए तो अयोध्या में कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जिनका नाम इस्लामिक है। अयोध्या के साधु संत मांग कर रहे हैं कि चूंकि अयोध्या सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर ऐसे प्रतीक चिन्हों की क्या जरूरत है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब ये धर्म की नगरी बन गई है तो यहाँ उनका कोई काम नहीं है। धर्म नगरी तो पहले भी थी। नहीं, धर्म नगरी पहले थी। आज हम स्वच्छ है, राम मंदिर बन गया है, ध्वजारोहण बन गया है। ये जो जड़ हैं इनको रहने की व्यवस्था यहाँ रहें, हमें कोई बगावत नहीं है, हमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार रहें, जैसे हम चाहें वैसे रहें। जैसे इकबाल अंसारी है, खिलाफत था, आज जो वंदे मातरम बोल रहा है, श्री राम बोल रहा है, राम जन्मभूमि की प्रशंसा कर रहा है, हमारे प्रार्थना जा रहा है। अगर ऐसा कहो तो आपको रहने की आवश्यकता है। और हम आपको हटा कहाँ रहे हैं? हम तो गली मोहल्ले का नाम परिवर्तित कर रहे हैं ना। अयोध्या की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है एक बार फिर से वापस लौट रहा है। तो अयोध्या का जो हर प्रतीक है, जो हर चिन्ह है वो सनातनी होना चाहिए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ पिछले महीने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,31,000 गाड़ियों के चालान किए गए। अट्टापीर चौराहे पे मौजूद है, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम जो गाड़ियां हैं आपको चौराहे पे खड़ी दिखाई देंगी। और ऐसे लोग दोपहिया वाले जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, सबसे ज़्यादा चालान ऐसे लोगों के किए गए। 1,47,000 दोपहिया वाहन वाले लोगों के चालान किए गए जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। उसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाना या रेड लाइट जंप करना और तमाम तरीके के जो नियमों की अनदेखी करने वाले लोग हैं उन सब के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के लोग जगह जगह तैनात है। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ITMS सिस्टम से, उसके माध्यम से भी चालान लगातार किए गए। और जागरूक करने की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार जागरूक अभियान भी चलाया गया है। स्कूल कॉलेज के बच्चों को जागरूक किया गया और तकरीबन 4 लाख लोगों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करें उसको लेकर जागरूक अभियान भी चलाया गया। लगातार नोएडा पुलिस कमिश्नर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लोगों का ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने की हिदायत देती हुई संबंधित अधिकारियों को नजर आती है। और ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोग जो बार बार हिदायत देने के बाद भी नियमों की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के परिवर्तन किए जा रहे हैं। खास तौर पे जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस अब स्मार्ट DL के रूप में बनाए जा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक फर्म इस काम को अंजाम दे रही थी, लेकिन नए तब्दीलियों के साथ 3 फर्मों को लगाया गया है जो कि PPP के मॉडल पर काम करेंगे और स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो इसमें भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि DL को लेकर के एक फर्म के साथ अब 2 फर्में और आ गई हैं। न सिर्फ काम तेज होगा बल्कि काम का बंटवारा भी हो रहा है। एक तौर पे आंकड़े और साथ में प्रोसेसिंग किया जाएगा तो बाकी सारे फर्म दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस में लगेंगे। इससे जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेगा, जिसका जो सत्यापन है वो भी तेज़ी से होगा और लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में आसानी भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी गैंग का जो पर्दाफाश किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुलदीप जोशी है उसको लाया गया है। ये जो गैंग है वो लोगों को अवैध तरीके से जो सिम कार्ड है और जाली जो इश्यू कर रहे थे उसमें जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रहे थे। इनके जो डॉक्यूमेंट के आधार पर जो सिम इश्यू होते थे वो सिम है वो दूसरे देशों में बेचे जाते हैं, जहाँ से साइबर फ्रॉड की जो घटना है वो बढ़ रही है, जिसमें इन लोगों का जो है वो बड़ा रोल किया जा सकता है। आज अभी तक इन लोगों ने 1000 से ज़्यादा जो सिम है वो
बेचे हैं। साथ में इस गैंग के मुख्य जो 4 आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें मास्टरमाइंड है वो कुलदीप है और इसके साथ दूसरे जो मास्टरमाइंड है वो विजय रावल है। फिलहाल शुभम उर्फे सेबी पराड़िया और किरण उर्फे केटी ठक्कर और कुलदीप जोशी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस इनको जो आरोपियों है उनके साथ पता चला है कि इन लोगों ने अभी तक है और वो जो 1000 से ज़्यादा जो सिम है वो इश्यू किए थे और उनमें से पुलिस ने अभी 450 जितना जो सिम है वो प्राप्त कर लिया है। इन लोग 700 से 800 रुपये से ये सिम है वो बेचते थे, जो 2500 रुपये में ये जो कुलदीप और जो उसका जो मास्टरमाइंड है दूसरा वो दोनों बेच रहे थे। फिलहाल इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके ऊपर जो कार्यवाही है वो चल रही है। आप देख सकते हो कि ये लोग विदेश में जो कनेक्शन है वो बेचने के बाद यहाँ से उन लोग जो इसका इस्तेमाल है वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। दुबई, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में ये बेचे जाते थे। साथ में डिजिटल अरेस्ट और अलग अलग जो स्कीम के जरिए भारतीय नागरिकों को टारगेट करने के लिए इन लोगों का जो मुख्य रोल है वो माना जाता है, क्योंकि ये सिम है वो लोगों को सड़क पे किनारे खड़े होकर बनाते थे। उनका जो फोटो है वो सही नहीं आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट है उसकी फिगर नहीं मिल रही है, साथ में आधार कार्ड का जो नंबर है वो नहीं दिख रहा। इस तरीके से जाली तरीके से ये लोग हैं, इन लोगों को जो सामान्य जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको टारगेट कर रहे थे। फिलहाल ये गैंग है वो पकड़ी गई है, साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। अब देख सकते हैं कि फिलहाल जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मेरठ में एक दूल्हा अपनी सौगात को गायब हो जाता है, उसके बाद उसको काफी खोजा जाता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। आपको बता दें कि 4 दिन बाद आखिरकार दूल्हे की लोकेशन हरिद्वार में मिली। इसके बाद मेरठ पुलिस उसकी बरामदगी के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। सर्विलांस टीम और पुलिस सरगना की टीम इसमें इसके लिए एविडेंस कलेक्ट कर इसके सफल बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो मोहसिन है उसकी हरिद्वार में आने की सूचना मिली है, इसमें पुलिस टीम को रवाना किया गया है, फिर वहां से उसको सकुशल बरामद कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दूल्हा सौगात को गायब क्यों हो गया। दरअसल ये मामला मेरठ के थाना सरदना इलाके का है। यहाँ के रहने वाले मोहसिन मोनू का निकाह खतौली की रहने वाली लड़की से तय हुआ था। 26 नवंबर को रात को मोहसिन निकाह के बाद धूमधाम से बारात वापस लेकर लौटा, लेकिन सुहागरात को वह गायब हो गया। बताया जाता है कि मोहसिन को उसकी दुल्हन ने कम रोशनी वाला बल्ब लाने के लिए बोला था। इसके बाद मोहसिन घर से निकल जाता है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं, पूरी रात बीत जाती है और कई दिन बीत जाते हैं, मोहसिन वापस नहीं लौटता है। इतना जरूर है कि मोहसिन को एक बार इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था और यह सीसीटीवी गंगा नहर के पास लगा हुआ था। इस सीसीटीवी में मोहसिन को जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस को यह शक था कि कहीं मोहसिन खुदकुशी के चलते नहर में तो नहीं कूद गया। मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद करनी सेना भड़की हुई है। जिस तरह से मौलाना मदनी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि देश की तमाम न्यायपालिका और तमाम सरकारें जो है कहीं न कहीं जो है दबाव में काम करती हैं, तो उसी को लेकर के अब करनी सेना पूरी तरह सड़कों पर उतरी हुई है। यहाँ देखिए, मैं कहूँगा जिस तरह दिखाएं कि जिस तरह से देखिए करनी सेना के लोगों के द्वारा यहाँ पे अलीगढ़ के प्रदर्शनी मैदान में शहरयार पार्क के भीतर जो है इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा लगातार, और ये मांग कर रहे हैं कि मौलाना मदनी को फांसी दो, और इस तरह के तमाम पोस्टर बैनर लेकर के उनके द्वारा कहा जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो देश को बांटने के लिए, देश में दंगा कराने की एक साजिश के तहत उनके द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने मुस्लिमों को मुर्दा कौम कहा। जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है वो अगर वंदे मातरम कहते हैं तो उनको वो मुर्दा कौम कहकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मौलाना मदनी साहब, यदि आपको भारत के संविधान पे श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, यदि उसमें आप विश्वास नहीं रखते, तो आपको कोई हक नहीं है अपने आप को भारतीय कहने का, क्योंकि भारत के संविधान से ही चलेगा, आपके शरिया कानून से नहीं चलेगा। यदि आपको शरिया कानून चलाना है तो भारत से बाहर जाकर चलाइए। तमाम लोग देखिए जबरदस्त इन लोगों के हाथों में देखिए तख्ती लेकर के, पोस्टर लेकर के ये लोग जो है इनके अंदर गुस्सा है। इन्होंने कहा है कि मौलाना मदनी भारत छोड़ो, जिस तरह सनातन के सम्मान में करनी सेना मैदान में, इसको लेकर के जिस तरह से जो करनी सेना के अंदर जबरदस्त आक्रोश जो पनप रहा है उसको लेकर के कह सकते हैं कि मौलाना मदनी के बयान के बाद अब ये जो है लोगों के अंदर, सनातनी लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।